Hello everyone. Good evening to all of you. Today we are discuss about industrial botany unit first, chapter second, lecture third, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बांस के उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया. So here we go. बांस निर्माण की कुछ विधियां होती हैं जिस कारण से आप बांस का निर्माण करते हैं. तो वो विधियां कुछ ऐसी होती हैं. एक पहली विधि है जिसका नाम है वर्धी प्रजनन, जिसे आप कायिक प्रजनन भी बोलते हैं, या कटिंग के द्वारा. एंड सेकंड है कलम के द्वारा, तीसरी है राइजोम के द्वारा, और चौथी है बीजों के द्वारा. तो ये चार विधि होती है जिसके द्वारा बांस का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात बांस को बोया जा सकता है और फिर उसको उगाया जाता है. तो ये चार विधियां. सबसे पहली कौन सी होगी? वर्धी प्रजनन. सेकंड होगी कटिंग के द्वारा, तीसरी कलम के द्वारा, चौथी राइजोम के द्वारा और बीजों के द्वारा. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विधि होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे सबसे कम जो यूज़ किया जाता है बीजों के द्वारा, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है. लेकिन वर्धी प्रजनन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बांस के निर्माण में. और आज के मुख्य टॉपिक जो है उस पर हम लोग बढ़ते हुए इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बांस के उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया. जो बांस होगा उसके जो उत्पाद बनते हैं, बांस से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. बांस के उत्पाद निर्माण में मुख्य प्रक्रिया शामिल है. तो बांस के जितने भी उत्पाद निर्माण होंगे उसमें सारी प्रोसेस होगी. इस प्रोसेस के बाद ही बांस से कोई उत्पाद का निर्माण हो सकता है. तो उस प्रोसेस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं. सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? कल्टीवेशन. कल्टीवेशन होगी. बांस की खेती कलम, राइजोम या बीजों के द्वारा की जाती है. कल्टीवेशन यानी बांस की जो खेती की जाती है. तो इसमें बताया जा रहा है कि बांस की खेती कलम, राइजोम और फिर बीजों के द्वारा की जाती है, लाइक वर्धी कायिक विधि द्वारा की जाती है. सबसे पहली फर्स्ट क्या होगी प्रोसेस में? कल्टीवेशन होगी, जिसमें बांस की खेती कलम, राइजोम और बीजों के द्वारा की जाती है. एंड सेकेंड प्रोसेस है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग. तो भारत में बांस की हार्वेस्टिंग में 3 वर्ष पुरानी कलम का उपयोग किया जाता है. बांस की जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें जो 3 वर्ष पुरानी कलम होते हैं उसका उपयोग किया जाता है. फिर तीसरा है कच्चे माल का गुणवत्ता जांच. यदि बांस 4 साल से कम आयु का है, यदि बांस क्या हो गया है, 4 साल से कम आयु का है, तो इसका उपयोग निर्माण कार्य में नहीं होता है. क्योंकि जब बांस 4 साल से कम उम्र का होता है तब वो परिपक्व नहीं हुआ होता है जितना उसे वास्तव में किसी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए होना चाहिए. तो 4 साल की उम्र में उतना ज़्यादा वो मैच्योर नहीं हो पाता है. तो लगभग 5 से 6 की उम्र में वो मैच्योर हो जाता है कि अब इसे इंडस्ट्री में भेज करके कोई भी इसे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, कोई भी उत्पाद बनाया जा सकता है. लेकिन यदि 4 साल से कम आयु है उसकी, तो उसका उपयोग नहीं किया जाता है. कच्चे माल की गुणवत्ता जांच इसी को कहते हैं. ओके. सो अब इसका कारण क्या होता है ये भी देख लें. कारण वह पर्याप्त मजबूत नहीं होता है. मैंने आपको जैसे बताया कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं होता है. 4 वर्ष की सामान्यता है. 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बांस निर्माण कार्य के लिए चुना जाता है. जब कोई इंडस्ट्री का कार्य होता है तो उसमें बांस की आयु का जांच की जाती है, आयु को पता लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है यदि ये 5 वर्ष है या उससे अधिक की आयु का है तभी उसका निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है. और बांस में आमतौर पर जड़ की मोटी भित्ति और पतले शीर्ष भित्ति होती है. इसलिए 10 सेंटीमीटर अधिक के व्यास वाले ताजे बांस और 60 मिलीमीटर से अधिक के भित्ति के मोटाई के आमतौर पर कच्चे माल के रूप में चुना जाता है. ऐसे बांस जो होते हैं जिनका व्यास कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. और 7 मिलीमीटर जो होती है मोटाई होती है उसका यूज़ किया जाता है लगभग निर्माण कार्य में. ठीक है. फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है. ये अपन की पूरी प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, एक बांस से कोई उत्पाद निर्माण का कार्य किया जाता है. जैसे आपने ये बांस ले लिया, ठीक है ना, और इसके बाद कोई निर्माण हो रहा है, जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो और कोई प्लेट्स वगैरह बना रहे हो, कोई टोकरी वगैरह बना रहे हो, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है, ये सारी बनने की प्रोसेस जो होती है, ये सारी इन्हीं चीज़ों से होकर के गुजरती है. उसके बाद ही बांस से कोई निर्माण बनता है, बांस का कोई उत्पाद बनता है. तो देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस से ये चीज़ें गुजरती हैं. सबसे पहले होता है कल्टीवेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं. सेकंड है हार्वेस्टिंग. थर्ड है कच्चे माल की गुणवत्ता जांच. फिर क्या होता है? काटना. चौथा होता है बांस की पट्टी तैयार करना, बांस की सफाई करना, भाप, कार्बोनाइजेशन, रंग उपचार करना और सुखाना, उपयुक्त बांस का चयन,
प्रेसिंग और स्लोडिंग करना, कटिंग करना, सैंडिंग करना, पेंटिंग करना, फिनिशिंग व निरीक्षण करना। तो ये जब सारी थिंग हो जाती हैं तो उसके बाद किसी बांस से कोई उत्पाद बन जाता है, इंडस्ट्री में कोई भी उत्पाद बनाया जा सकता है। तो इतनी पूरी प्रोसेस होती है जिसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। यहाँ तक कच्चे माल की गुणवत्ता जांचना, यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। सो काटने से शुरुआत करते हैं। फोर्थ प्रोसेस क्या है? काटना, डिलिम्बिंग। तो इसे चाकू की मदद से बांस की मुख्य स्टेम से ब्रांचेस को हटा दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो ये बांस की मुख्य स्टेम होगी, इसमें कुछ ब्रांचेस लगी हुई होती है, फिर इसमें पत्ते वगैरह होते हैं। तो चाकू की मदद से क्या किया जाएगा? इन ब्रांचेस को हटा दिया जाता है, शाखाओं को हटा दिया जाता है। इसका उद्देश्य बांस को सीधा और साफ करना होता है। जब तक बांस सीधा और साफ नहीं होगा तो उससे उत्पाद बना कैसे पाएगा इंसान? तो वही थिंक है कि सबसे पहले जो होता है स्टेम से ब्रांचेस को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। और बांस के उद्योग के अनुसार उपयोगी बनाने के लिए लंबाई के अनुसार काटा और टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। अब जो ऐसे भी आपको उद्योग में जो चीज़ें बनाई जाएंगी, अब जो जिस हिसाब से बनेगा, जैसे कोई फर्नीचर बनना है तो बड़ा बनेगा, कोई टोकरी बनानी है तो फिर उस हिसाब से कटाई छटाई होगी। तो पूरी प्रोसेस इंडस्ट्री में उसके हिसाब से हो जाती है। ओके। फिर बांस की पट्टी तैयार करना, इसमें मूल बांस को आवश्यक लंबाई के टुकड़ों में विभाजित करके तैयार किया जाता है। जो मूल बांस होगा उसको आवश्यक लंबाई जो होगी उसके टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट थिंग है बांस की सफाई करना। बांस के ऊपर हरे और पीले रंग की परत होती है। आपने देखा होगा बांस के ऊपर क्या होती है? हरे और पीले रंग की परत होती है। इस परत को हटाया जाता है ताकि बांस की सतह चिकनी हो सके, और इस परत को क्या होता है? प्रोसेस करके हटाया जाता है जिससे बांस जो होता है एकदम चिकना चिकना दिखाई देने लगे। साफ बांस ही आगे प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी होता है। जो साफ बांस हो जाता है, जैसे ये हरी कलर की पट्टियां पाई जाती है ना बांस के ऊपर, ये बांस हो गई, ये हरी कलर की पट्टी पाई जाती है। तो इसको जब रिमूव कर दिया जाता है, जब इसके बाद क्या बचता है? बांस बस बचता है। तो फिर उसका यूज़ किया, मान लो ये बस बांस बस बचा, फिर उसका उपयोग किया जाता है आगे की प्रोसेसिंग में। ओके। और सतवीं प्रोसेस है भाप कार्बोनाइजेशन रंग उपचार। बांस की सतह पर तेल, गोंद, रेजिन जैसी चीज़ें मौजूद होती है। बांस की जो सतह होती है उस पर क्या मौजूद होता है? तेल, गोंद, रेजिन जैसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं। क्या होती हैं? अब ये जो चीज़ें हैं वो सेंसिटिव होती है, थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए बांस को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए अलग अलग उपचार दिए जाते हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मौजूद होती है तो बांस को क्या करना है? अपन को सुरक्षित भी बनाना है और टिकाऊ भी बनाना है कि यह जल्दी ख़त्म ना हो जाए, जल्दी इसमें घुन वगैरह ना लग जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है? अलग अलग उपचार दिए जाते हैं इसके लिए। तो उनको देख लेते हैं क्या क्या उपचार होते हैं। सबसे पहला उपचार जो आता है कार्बोनाइजेशन आता है। कार्बोनाइजेशन, बांस को उबाल कर भाप या गर्म तापमान में रखा जाता है। क्या किया जाएगा? बांस को सबसे पहले उबाला जाएगा, फिर गर्म तापमान में रखा जाता है। ओके। इससे बांस में मौजूद स्टार्च और शर्करा नष्ट हो जाती है। जो बांस में मौजूद स्टार्च और शर्करा होती है वो क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, जिससे कीट और फफूंद से सुरक्षा मिलती है। जब बांस में स्टार्च और शर्करा ही नहीं होगी तो कीट और फफूंद क्यों लगेंगे सूखे बांस को खाने के लिए? जब तक उसमें स्टार्च और शर्करा होगी तभी तक तो कीट अट्रैक्ट होंगे उसमें जो भोज्य पदार्थ है उसको खाने के लिए। जब होगा ही नहीं तो क्यों अट्रैक्ट होंगे? तो कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस में यही होता है, बांस को उबाल दिया जाएगा और जहाँ पे गर्म तापमान होगा वहाँ पे रखा जाता है, जिससे स्टार्च और शर्करा नष्ट हो जाती है। फिर सेकेंड प्रोसेस डिपिंग होती है। बांस को कुछ घंटों तक रसायन जैसे कि बोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट आदि के घोल में डुबोया जाता है। यह तरीका दीमक और अन्य कीड़ों से सुरक्षा के लिए होता है। जब उसमें एसिड में रख दिया जाएगा तो क्या होता है? उसमें दीमक जो हो जाते हैं और अन्य कीड़े होते हैं वो सब नहीं हो लगते हैं, उनसे सुरक्षा मिल जाती है। तो दूसरी प्रोसेस डिपिंग होती है। तीसरी क्या होती है? ब्रशिंग होती है। बांस की सतह पर रसायन ब्रश की मदद से लगाया जाता है। जो बांस की सतह होती है उस पर क्या किया जाएगा? रसायन को ब्रश की सहायता से लगा दिया जाता है। यह आसान और सस्ता तरीका होता है। ये तीन तरीके आप लोगों ने देख लिए।
और चौथा प्रोसेस क्या है, स्प्रे। रसायन को स्प्रे मशीन से बांस की सतह पर छिड़का जाता है। जो स्प्रे मशीन आती है आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा डिब्बा रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा, ये निकली हुई रहती है, यहाँ से ये निकलता है, स्प्रे से मार दिया जाता है इसे ऐसे से। तो स्प्रे मशीन से क्या किया जाता है, बांस की सतह पर छिड़का जाता है स्प्रे। जो रसायन होता है स्प्रे मशीन से बांस की सतह पर छिड़का जाता है, यह तेजी से बड़े बांसों को सुरक्षित करता है। और ये बड़े बांस जो होते हैं उनमें जब ये एक बार छिड़क दिया जाएगा तो ये तेजी से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर क्या आएगा, पांचवा प्रोसेस, फ्यूमिगेशन। बांस को बंद कमरे में रखकर उसमें रसायन की गैस छोड़ दी जाती है, इससे कीड़े और कीटाणु मर जाते हैं। क्या किया जाएगा, बांस को एक बंद कमरे में रख दिया जाएगा और रसायन वाली जो गैस होती है उसे छोड़ दिया जाता है, तो जितने भी कीड़े वगैरह होंगे वो सारी थिंग तो मर ही जाएगी। फिर आठवां प्रोसेस क्या होगी, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये सारे कीड़े को भगाने हटाने के लिए सारी प्रोसेस होती है, जो कि कार्बोनाइजेशन में आते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है आठवां प्रोसेस, सुखाना। अब जो उपचारित बांस है, जो ये रसायन वगैरह चीज़ें सारी लगा दी, तब उसको सुखाना भी तो पड़ेगा। तो उपचारित बांस को धूप या कृत्रिम तरीके से सुखाया जाता है, या तो धूप में सुखाया जाएगा या फिर मानव निर्मित जो तरीके होते हैं, जो कृत्रिम तरीके होते हैं, उस तरीके से सुखाया जाता है। बांस में लगभग 80% नमी होती है। बांस में कितनी नमी होती है, 80% नमी होती है। इसे सुखाकर लगभग 20 से 15% तक कम कर दिया जाता है। जब 18% बांस में नमी होगी तो जल्दी दीमक वगैरह लग जाएंगी, ये सारी थिंग लग जाएंगे, तो जिससे बांस क्या होएगा, खराब हो जाएगा। तो इसे क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है। और सुखाने पर जो होता है इसमें 12 से 15% तक जो नमी होती है उसको कम कर दिया जाता है। सूखने के बाद जो बांस होता है वो हल्का, मजबूत और फफूंदरोधी बन जाता है। ये क्या होएगा, जब सूख जाएगा तो हल्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और जो फफूंद होते हैं वो भी नहीं लगते हैं इसमें। सही तरह से सुखाया गया बांस ही फर्नीचर निर्माण और अन्य औद्योगिक कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर नौवीं प्रोसेस क्या आती है, बांस की पट्टी की फाइन योजना। आवश्यकता अनुसार बांस की पट्टियों को बारीकी से नियोजित किया जाता है, मतलब एक के बाद एक कमरे रख लिया जाता है जैसी आपको आवश्यकता है। फिर बांस की पट्टियों का चयन। बांस की पट्टियों को विभिन्न ग्रेडों में छांटा जाता है। अब बांस की जैसी पट्टियां होंगी, जो छोटी होंगी, जो बड़ी होंगी, उनको विभिन्न ग्रेडों के हिसाब से क्या कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है। फिर आ जाते हैं 11वीं प्रोसेस पे, प्रेसिंग और ग्लूइंग। तो चयनित पट्टियों को आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। अब अपन ग्रेड के हिसाब से पत्तियों को क्या कर लिए हैं, चयन कर लिए हैं। अब उसको आगे प्रोसेसिंग जो होगी उसके लिए तैयार किया जाता है। इन्हें आकार आवश्यकता के अनुसार समूह बनाकर गोंद से चिपकाया जाता है। जैसे जो छोटे छोटे होंगे उनको उधर कर दिया जाएगा, जो बड़े बड़े की आवश्यकता होगी उन दोनों को क्या किया जाएगा, बांस की सहायता से जोड़ करके अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बांस की पट्टियों को फर्नीचर बोर्ड या अन्य उत्पादों में ढाल दिया जाता है। जो आपको बनाना है, या तो बांस की फर्नीचर बनाना है, बोर्ड बनाना है, अन्य उत्पाद बनाना है, तो उस हिसाब से फिर ढाला जाता है। और निश्चित लंबाई में काटना। आवश्यक लंबाई के अनुसार अधिशेष भाग को काट लेते हैं। जितनी भी लंबाई की ज़रूरत होगी उतना ले लेंगे, फिर अधिशेष भाग जो होगा उसको काट देते हैं। फिर तेरहवीं प्रोसेस आती है शैंडिंग। सतह को चिकना बनाने के लिए खाली प्लेट की सतह को कई बार से उपचारित किया जाता है और सादे प्लेटों की मोटाई में तैयार किया जाता है। ओके, फिर आ जाती है 14वीं प्रोसेस, पेंटिंग। पेंटिंग से बांस की सतह मजबूत और सुंदर बनती है। जब आप किसी भी सतह पर पेंट कर दोगे तो पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाएगी और सुंदर भी दिखने लग जाती है। तो यह नमी, धूप और कीटों से भी सुरक्षा देती है। कई बार बर्निश, पॉलिश या पेंट का उपयोग किया जाता है बांस का कोई भी निर्माण बनाने में। फिर आ जाती है 15वीं प्रोसेस, तैयार उत्पाद की फिनिशिंग व निरीक्षण करना। तो अंत में बनाए गए बांस के उत्पादों की जांच की जाती है। अब एटलीस्ट जो उत्पाद बन गए हैं, या तो क्या बना हो, कोई फर्नीचर बना हो, कोई अलमीरा वगैरह बनी हो, कोई टोकरी बनी हो, जो भी चीज़ें बनी हुई, तो उसका क्या किया जाता है, अंत में निरीक्षण किया जाता है कि ये वास्तव में अच्छी है, सही बनी है कि नहीं बनी है, तो ये किया जाता है। और गुणवत्ता, मजबूती, सतह की चिकनाई और आकर्षण को ध्यान में रखकर निरीक्षण
निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई चीज़ मजबूत नहीं होगी, किसी में गुणवत्ता नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा, तो क्या वो बाज़ार में आप खुद ही जाओ, एक बार सोचो आप कोई बाँस की चीज़ लेने गए हो, ठीक है? तो अगर ये आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप लोगों क्या, तो सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है ताकि अच्छे उत्पाद बनाए जा सके जो कि बाज़ार में बिक सके। केवल वही उत्पाद बाज़ार में भेजे जाते हैं जो मानक पर खरे उतरते हैं। जब मानक पर खरे उतर जाएँगे तो फिर उसको बाज़ार में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। तो ये है आपके बैम्बू इंडस्ट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद आपका एक और लेक्चर आएगा जो कि लगभग बांस उत्पाद के अनुप्रयोग पर होगा, और उसके बाद आपका जो बैम्बू इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बैम्बू इंडस्ट्री कंप्लीट होने के बाद अपन पढ़ेंगे केन इंडस्ट्री के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।